नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 14 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की किसी भी तरह की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, कोई ज्योतिषीय उपाय यदि आप जानना चाहते हैं, या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाबों को आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को लिख दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के नेक्स्ट एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है यह दीपक शर्मा जी का है। इन्होंने लिखा है कि गुरुदेव, क्या शुक्र की महादशा मेष लग्न के लिए मार्केश होने के कारण शुरू के 3 साल खराब जाएगी? देखिए, मेष लग्न की कुंडली में शुक्र द्वितीय पति और सप्तम पति होते हैं, और द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों ही मारक भाव हैं, परंतु ये धन भाव और जन्म कुंडली का 7वां भाव पत्नी का भाव भी देखा जाता है। अब देखिए, आपकी उम्र क्या है। यदि आपकी युवावस्था की उम्र है तो इस दशा में आपका विवाह वगैरह हो जाएगा, तब तो ये आपके लिए अच्छी मानी जाएगी। यदि आप जीवन काल के उत्तरार्ध अवस्था में हैं तब ये मार्केश आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान करेगा, किडनी से संबंधित रोग इत्यादि दे देगा, डायबिटीज़ की परेशानी आपको देखने में मिल सकती है। अब वो निर्भर करता है कि शुक्र कहाँ बैठे हैं, शुक्र की स्थिति कैसी है, शुक्र का नवांशेष किस स्थान में बैठा हुआ है, शुक्र किसके नवांश में गए हैं, ये सब चीज़ों को देखना होगा। शुक्र अधिष्ठित राशि के स्वामी की क्या स्थिति, किस भाव में शुक्र बैठे हैं। हालांकि आपने आगे लिखा है तो उसको मैं पढ़ता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर, क्योंकि शुक्र मेनली क्या है ना, भोग के कारक और शुभ ग्रह हैं। और लग्न कोई भी हो, शुक्र की महादशा आती है तो उस व्यक्ति के जीवन काल में सुख सुविधाएं, आराम, ऐश्वर्यता ये प्रदान करते हैं। तो मेष लग्न के लिए मैं बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं कहूँगा, हाँ, बट जो मैंने परेशानियां बताई हैं उस पर निर्भर करेगा और वो हो सकती हैं। और साथ ही साथ कहाँ बैठे हैं तो उस पर चलते हैं हम। इन्होंने लिखा है कि यदि शुक्र 11th हाउस में स्थित हों और भाग्येश गुरु से दृष्ट हो तो भी क्या शुक्र की दशा खराब जाएगी? नहीं, यदि सप्तमाधिपति और धनाधिपति होकर के लाभ भाव में है, धनेश लाभ स्थान में बैठे हैं, तो धन भाव के स्वामी का लाभ स्थान में जाना महाधनी योग हो गया ये। और सप्तम भाव के स्वामी का जाकर के लाभ स्थान में बैठना है, विवाह के बाद अच्छे धन लाभ को प्रदर्शित कर रहा है, विवाह उपरांत भाग्योदय को प्रदर्शित कर रहा है। अब शुक्र की दशा आएगी, अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो जाएगा, और विवाह हो चुका है अगर तो धन लाभ की स्थिति बन जाएगी, तो इसको तो अच्छा ही माना जाएगा। ऊपर से गुरु की दृष्टि से दृष्ट है और वो भाग्येश भी हैं, तो किसी भी ग्रह पर, किसी भी दुर्योग पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ गई तो उस दुर्योग के प्रभाव में कमी आती है। किसी राजयोग पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ गई तो वो राजयोग बढ़ जाता है। आपके तो वो गुरु भाग्येश है, तो किसी भी योग या दुर्योग पर यदि भाग्येश की दृष्टि पड़ जाए तो योग पर पड़ रही है तो उसके योग, उस योग के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं, और दुर्योग पर पड़ रही है तो कमजोर कर देते हैं। तो शुक्र पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो इसको ओवरऑल बहुत अच्छा माना जाएगा और इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये दशा आपके लिए जितना आपने अभी बताया उस आधार पर तो मैं अच्छे जाते हुए ही देखता हूँ, परंतु हाँ, सप्तमाधिपति शुक्र जाकर के लाभ स्थान में बैठे हैं और कुंभ राशि में बैठे हैं। शनि की स्थिति को देखना होगा सबसे पहले चीज। छठा भाव से अगर आप गिनते हैं भावात भावन, तो छठे से छठा 11वां भाव होता है, जिसके चलते शुक्र जन्य रोग होने की संभावनाएं भी बनती हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की भी संभावनाएं बनती है, तो इनसे आपको बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये गौरंग जी का है कि गुरुजी, वो लोग जिनमें साइकिक एबिलिटीज होती हैं, जो दूसरे के दिमाग को रीड कर लेते हैं और हिप्नोसिस कर लेते हैं, होने वाली चीज़ का अंदाज़ा पहले से ही हो जाता है, जिनको ये सब किस घर के कारण होता है और कौन से योग होते हैं? देखिए, अलग अलग चीज़ें हैं। साइकिक एबिलिटीज़ यानी कि दूसरे के दिमाग में चल रही बातों को पहले से भांप लेना, जिसको हम पूर्वाभास कहते हैं। हिप्नोसिस एक अलग चीज़ है। देखिए, हिप्नोसिस के विषय में अगर आप पढ़ेंगे तो हिप्नोसिज्म एक अलग चीज़ है, उसको सीखा जाता है, बट हाँ, उसको भी सीखने के योग होते हैं, तो वो एक दूसरी बात है, उसको साइड में रख दीजिए अभी। होने वाली चीज़ों का अंदाज़ा पहले से हो जाना, होने वाली चीज़ों का पहले से अंदाज़ा हो जाना भी हिप्नोसिज्म में नहीं आएगा, ये पूर्वाभास का पार्ट है। तो साइकिक एबिलिटीज़ और होने वाली चीज़ों का अंदाज़ा पहले से ही हो जाना, ये एक पार्ट में हम इसको रख लेते हैं। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर आता है, मैं बहुत से लोग, क्योंकि देखिए ठीक है, अलग अलग तरह के लोग हैं, सबकी थिंकिंग अलग अलग है। यदि होने वाली चीज़ का अंदाज़ा पहले से हो जाता है, यानी पूर्वाभास नाम की कोई चीज़ है, इंट्यूशन नाम की यदि कोई चीज़ है,
इट मीन्स, इसको तो सभी मानते हैं कि इंट्यूशन नाम की कोई चीज़ है। इट मीन्स कि यदि आपको होने वाली घटना का अनुमान, आभास पहले हो जा रहा है, तो जो घटना होने वाली वो तो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड, रिटन है ना, डेस्टिन्ड है, तो मानने वाली चीज़ है। अगर आप इंट्यूशन को मानते हैं तो आपको ये भी मानना होगा कि जीवन काल में जो भी घटना घटित हो रही है वो ऑलरेडी लिख दी गई है और उसी आधार पर हो रही है। हालांकि ये विषय नहीं है हमारा, आपने पूछा है साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, दूसरे के दिमाग को रीड कर लेते हैं। इसके लिए बहुत से कॉम्बिनेशन होते हैं। यदि हम भाव की बात करें तो सबसे पहले लग्न का मजबूत होना ज़रूरी है। यदि व्यक्ति का लग्न, उसका मस्तिष्क, उसका शरीर यदि मजबूत नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं अपने ही आप में लगा रहेगा, दूसरे के विषय में तो विचार ही नहीं कर पाएगा। तो लग्न और लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लग्न के कारक और आत्मा के कारक सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आत्मा जब तक मजबूत नहीं होगी, जब तक सूर्य का तेज उस व्यक्ति के शरीर में नहीं होगा, तब तक वो इंट्यूट नहीं कर सकता सामने वाले या किसी भी चीज़ का पूर्वाभास, पहले से आभास नहीं लगा सकता, क्योंकि आत्मविश्वास की भी कमी हो जाएगी यदि सूर्य कमजोर हो। तो लग्न और सूर्य का बली होना बहुत ज़रूरी है। छठे भाव से और कुछ ऋषियों के मत में अष्टम भाव से सिक्स्थ सेंस का विचार किया जाता है। तो अष्टम भाव यदि मजबूत स्थिति में है, 12वां भाव भी कहीं ना कहीं, क्योंकि 8वें का 5वां है वो, तो अष्टम का ज्ञान 12वां भाव है, वो भी एक तरह से अष्टम भाव गुप्त भाव है, 12वां भाव व्यय का भाव है। तो वो भी इन दोनों भावों को देखना होता है। इन भावों से यदि बुध का संबंध बन जाए, 8वें या 12वें भाव से बुध का संबंध बन जाए, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी इंट्यूशंस होते हैं। चंद्रमा बुध का संबंध बन जाए तो भी ऐसे लोगों को बहुत जल्दी इंट्यूशंस होते हैं, पूर्वाभास होने लग जाता है। षष्ठपति का संबंध यदि लग्न से बन रहा है तो भी ऐसे व्यक्तियों को इंट्यूशंस होते हैं। गुरु का संबंध 1-5-9 धर्म त्रिकोण से यदि बन रहा है, या वो यहाँ बैठे हुए हैं या उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो भी ऐसे व्यक्ति को इंट्यूशन होते हैं। सूर्य गुरु का आमने सामने होना भी व्यक्ति को हाईली इंट्यूटिव बना देता है। चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि का पड़ना, गुरु चांदनी योग का होना भी व्यक्ति को इंट्यूटिव बना देता है। तो ऐसे बहुत से योग होते हैं, और भी बहुत से योग हैं। तो कुछ कॉमन सूत्र हैं जो कि सबको समझ में आए वो मैंने बताए, बाकी कुंडली कुंडली पर निर्भर करते हैं। भाग्येश की दृष्टि यदि लग्न पर पड़ जाए तो भी ऐसे व्यक्ति को होने वाली घटना के विषय में पहले ही पता चल जाता है। अष्टमेश कुंडली में अत्यधिक बली हो, षड्बल इत्यादि में बली हो, तो भी व्यक्ति को होने वाली घटनाओं का आभास पहले से होने लग जाता है। केतु का संबंध लग्न से हो, केतु लग्न में बैठे हो तो भी ऐसा व्यक्ति हाईली इंट्यूटिव होता है। केतु का संबंध यदि चतुर्थ अष्टम से बन जाए तो भी ऐसे व्यक्ति को इंट्यूशंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये साइकिक एबिलिटीज में ही आएगा। हिप्नोसिज्म एक अलग चीज है। हिप्नोटाइज करने के लिए जिसकी कुंडली में ये योग है, वो जरूरी नहीं कि हिप्नोटाइज ही लोगों को कर ले। हाँ, ये योग अगर बन रहे हैं तो हिप्नोसिज्म सीखना उसके लिए थोड़ा और लोगों के कंपेरिजन में जिनकी कुंडली में ये योग नहीं है, उनकी तुलना में आसान हो जाता है। ये चीज है। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये सुमन जी का है। इन्होंने लिखा है कि यदि कोई ग्रह नीच का हो तो उस ग्रह के लिए रुद्राक्ष रखना चाहिए। जी बिल्कुल, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप पहनना चाहें तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं। नीच राशि में बैठे हुए ग्रह के रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। रुद्राक्ष को पहनने से कोई नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए जो भी ग्रह नीच राशि में बैठा है तो उस ग्रह की आराधना करिए, या उस ग्रह से संबंधित देवता की आराधना करिए। जैसे मंगल नीच के तो हनुमान जी की, बुध नीच के तो गणेश जी की, सूर्य नीच के तो सूर्य भगवान की, गुरु नीच के तो विष्णु भगवान की आराधना करने से जो परेशानी होती है उस नीच ग्रह से संबंधित, उसमें कमी आ जाती है। नीच के ग्रह के रत्न को नहीं पहनना चाहिए। नीच के ग्रह से संबंधित आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। जैसे बुध अगर नीच के हैं तो 4 मुखी रुद्राक्ष, गुरु नीच के तो 5 मुखी रुद्राक्ष, इनको धारण किया जा सकता है। तो नीच के ग्रह का रुद्राक्ष को धारण करने से कोई नुकसान नहीं है, किया जा सकता है वो। ममता देवी जी का अगला प्रश्न है कि गुरुजी नीच के ग्रह के क्या उपाय करें तो नीच के फलों में कमी आए। जी वही मैंने अभी जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न में बताया कि यदि सूर्य नीच के तो सूर्य भगवान को जल दीजिए, सूर्य की आराधना करिए, रविवार का उपवास करिए, पिता का सम्मान करिए, तो सूर्य के नीच प्रभावों में कमी आ जाएगी। यदि चंद्रमा नीच के तो शिव जी की आराधना करिए, माता का सम्मान करिए। शिव जी के अत्यधिक पूजा पाठ करने से आपके चंद्रमा की आराधना, पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करिए, इससे आपके चंद्रमा के जो नीच के प्रभाव है उनमें कमी आएगी। मंगल यदि नीच के तो हनुमान जी के अत्यधिक आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन किया करिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लड्डुओं का भोग लगाइए। बुध यदि नीच राशि में बैठे तो गणेश जी की अत्यधिक आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। बुध के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करिए। गुरु यदि नीच राशि में तो ब्राह्मणों का सम्मान करिए, नित्य मंदिर में दर्शन करने के लिए जाया करिए। अपनी आय का कुछ हिस्सा दान करिए ताकि गुरु के शुभ परिणाम आपको देखने में मिले। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लीजिए। विष्णु भगवान की आराधना करिए। राम राम कृष्ण कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शुक्र यदि नीच राशि में बैठे हैं तो शुक्र से संबंधित उपाय आप देवी आराधना करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, देवी मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, अपनी पत्नी का सम्मान करिए, इससे आपके शुक्र ठीक हो जाएंगे।
शनि यदि नीच राशि में बैठे हुए हैं तो कभी भी श्रमिक का जो हिस्सा होता है वो उसको प्रदान करिए, कभी भी श्रमिक का मत खाइए, श्रमिक को नुकसान मत पहुंचाइए। हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करने से भी शनि जन्य पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है, तो ये आप कर सकते हैं। राहु यदि नीच राशि में है तो गणेश जी की आराधना करनी चाहिए आपको, राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी की आराधना करनी चाहिए। और केतु यदि नीच राशि में तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा जाए तो उससे भी केतु से संबंधित जो बुरे परिणाम है उनमें कमी आती है। स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराना, गणेश जी की आराधना करने से बुध, राहु और केतु से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उनमें कमी आ जाती है, तो ये उपाय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये देवी प्रसाद जी का है। इन्होंने लिखा है कि आचार्य जी, पुरुष के पांव के अंगूठे के बगल वाली उंगली अंगूठी से बड़े होने का क्या फल होगा? अच्छा, आपने सामुद्रिक शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछा है कि पुरुष है एक और उसका जो अंगूठा है उसके बाजू वाली जो उंगली होती है वो अंगूठे से बड़ी है, तो ये सामुद्रिक शास्त्र के दृष्टिकोण से ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है, उसको लकी बताया गया है। अंगूठे से, हाँ, अंगूठे के तो ऐसे व्यक्ति मतलब जो उनकी सेकंड फिंगर बड़ी होती है तो किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ते हैं, तभी तो वो भाग्यवान है ना। भाग्यवान होंगे अगर, लकी होंगे तो लकी तभी, भाग्य का साथ भी कब मिलेगा जब एक काम को पूरा करेंगे। तो ऐसे लोग किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ते हैं। स्त्री के सुख से भी युक्त होते हैं, पुत्र आदि का सुख भी प्राप्त हो जाता है, तो सामुद्रिक शास्त्र इस बात को कहता है। एक और प्रश्न है इनका कि हथेली के बीच में भुज की आकृति बन रही हो या अष्टभुज की आकृति बन रही हो तो कैसा होता है? देखिए, ये भुज की आकृति को तो अच्छा माना गया है हथेली में, ये व्यक्ति के मतलब कोमल मन को प्रदर्शित करती है, परोपकारिता को, हेल्पिंग नेचर को प्रदर्शित करती है, काइंडनेस को प्रदर्शित करती है, तो इसको अच्छा माना जाएगा, ये अच्छा ही है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। और हथेली को बीचों बीच आपने भुज की आकृति कहा है तो ये बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है और उसकी बुद्धि का सहयोग से ही वो दूसरों की हेल्प करता है और अपने बुद्धि के सहयोग से दूसरों की हेल्प करता है, तो दूसरे व्यक्ति का विकास भी हो जाता है, तो इसको अच्छा माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न आप सभी दर्शकों के इस एपिसोड के लिए सिलेक्ट किए गए थे और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 14 में मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। फिर जैसे ही एस्ट्रोलॉजी शो के नेक्स्ट एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि ये कार्यक्रम आपको पसंद आता है और इस कार्यक्रम से आपका कुछ लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने जानने वाले लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि उन तक भी ये कार्यक्रम पहुंच पाए और उनके मन की भी जो प्रश्न हैं हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उनका आपके माध्यम से उनको उन प्रश्नों का जवाब मिल सके। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।